जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम लोग घटना चक्र के जीव विज्ञान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 3 महत्वपूर्ण चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। पहला है दोस्तों तंत्रिका तंत्र, दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र और तीसरा है दोस्तों जनन एवं भ्रूणीय विकास। तो इससे संबंधित अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट PCS तथा ISPD में पूछे गए हैं दोस्तों, उनको हम लोग एक एक कर इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों कल के वीडियो में मैंने घटना चक्र के रसायन विज्ञान की सीरीज जो मैंने स्टार्ट की थी उसे मैंने ख़त्म कर दिया। उसे पिछले वाले वीडियो में मैंने दोस्तों घटना चक्र के रसायन विज्ञान की घटना चक्र के भौतिक विज्ञान की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी उसे भी ख़त्म कर दिया है। तो अभी तक जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है दोस्तों, तो 31 जोड़ी जो है दोस्तों तंत्रिका निकलती है और यह महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। तो स्पाइनल कॉर्ड में से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं जिन्हें रीढ़ की सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं यानी स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ये तंत्रिकाएं हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रवण ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना अर्थात मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती है। शरीर में स्थित कपालीय अर्थात क्रेनियल तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है जिनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 12 होती है। तो याद रखना है क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती है दोस्तों। और यह महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो याद रखना है दोस्तों मस्तिष्क जो होता है वह सोचने के लिए भी जिम्मेदार होता है, हृदय गति को नियंत्रित भी करता है, साथ ही साथ शरीर के संतुलन के लिए यानी शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए भी जो है दोस्तों मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त तीनों के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी है। मेड्यूला पश्च मस्तिष्क का भाग है जो ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है तथा हृदय की गति, रक्तचाप आदि पर अपना नियंत्रण रखता है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है, तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो याद रखना है दोस्तों रिफ्लेक्स एक्शन का जो नियंत्रण केंद्र होता है वह स्पाइनल कॉर्ड में होता है दोस्तों। और यह महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, जिसे आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाएं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। इसमें हम उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं तथा स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रियाएं की 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। कौन कौन सा दोस्तों, तो अबंधित और है दोस्तों दूसरा अनुबंधित। प्रतिवर्तित क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हमें पैर को पीछे की ओर खींच लेता है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा। तो कौन सा अंग जो है दोस्तों दर्द नहीं महसूस करेगा, तो मस्तिष्क जो है दोस्तों वह दर्द महसूस नहीं करेगा दोस्तों। तो याद रखना है कि सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा। मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं यानी पेन रिसेप्टर का अभाव पाया जाता है और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। तो जो स्मरण क्षमता होती है दोस्तों वह कहाँ पर होती है, तो सेरिब्रम में होती है दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, तो सेरिब्रम कहलाता है दोस्तों। तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं
स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है दोस्तों। नेक्स्ट है मानव शरीर का तापक्रम। तो याद रखना है दोस्तों, मानव शरीर का जो तापक्रम होता है न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है, बल्कि इसका जो तापक्रम होता है दोस्तों वह स्थिर होता है। और वो कितना है दोस्तों, तो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो इम्पोर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः फ़ारेनहाइट में देखें दोस्तों तो कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भले कितनी ही सर्दी अथवा गर्मी क्यों न हो, शरीर का तापक्रम 98.6 फ़ारेनहाइट ही रहता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस प्रक्रिया को क्या करता है दोस्तों, नियंत्रित होता है। हाइपोथैलेमस का एक भाग उच्च तापक्रम को तो दूसरा भाग निम्न तापक्रम को बनाए रखने का कार्य करता है। जब शरीर का तापक्रम उच्च होने लगता है तो नियंत्रक केंद्र त्वचा को एक संदेश भेजता है। इस संदेश के कारण पसीना बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। पसीना शरीर का ऊष्मा भार कम करके तापक्रम को बढ़ाने से रोकता है। जब शरीर का तापक्रम सामान्य से नीचे जाने लगता है तो दूसरा नियंत्रक केंद्र अपना संदेश द्वारा उपापचय तथा पेशियों की क्रिया को बढ़ाकर ऊर्जा उत्पन्न करने की व्यवस्था कर देता है और तापक्रम स्थिर बना रहता है दोस्तों। तो ये प्रोसेस दिया गया है दोस्तों कि जो हाइपोथैलेमस जो पाया जाता है मस्तिष्क में वह कैसे तापक्रम को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है दोस्तों, तो हाइपोथैलेमस जो है दोस्तों वह शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो मानव शरीर का जो तापक्रम है दोस्तों वह कितना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रित की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस जो भाग होता है दोस्तों इस प्रक्रिया का नियंत्रता होता है दोस्तों। नेक्स्ट है परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होता है। तो यह जो हमें प्यास लगती है दोस्तों उसका जो आभास होता है हमको वह मानव मस्तिष्क का एक भाग है जिसका नाम है दोस्तों हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के कारण ही हमको दोस्तों भूख और प्यास लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो हाइपोथैलेमस। तो भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि इसके द्वारा ही नियंत्रित होता है दोस्तों। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन्स को क्या करता है दोस्तों, तो नियंत्रित करता है। और ये सब के सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सॉरी दोस्तों, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। तो सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इनमें से कोई नहीं। तो 1861 में जर्मन चिकित्सक कार्ल रिनहोल्ड अगस्टस वुंडरलिच ने 1 लाख व्यक्तियों के तापमान रिकॉर्ड के बाद घोषित किया था कि सामान्य मनुष्य के शरीर का तापक्रम औसतन 98.6 फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। केल्विन पैमाने पर शरीर का ताप कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है तो कितना है दोस्तों, तो 37 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो कितना होगा, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में बात की जाए दोस्तों तो कितना होगा, तो 310 केल्विन। तो ये सब के सब महत्वपूर्ण है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगड़न और उल्टी का नियमन केंद्र है। तो निगड़न और उल्टी का नियमन केंद्र कौन सा है दोस्तों, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो याद रखना है मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा मनुष्य की सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन जिसको रोम्बेन सेफ्लॉन भी कहते हैं दोस्तों के अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मेडुला ऑब्लोंगाटा आता है जिसे प्रायः मेडुला कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है तथा यह ऊपर की ओर पोंस तथा नीचे की ओर किसमें होता है दोस्तों, तो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। यह भोजन, निगड़न, उल्टी यानी वोमिटिंग, हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट
की दर एवं प्रबलता, खांसने यानी कॉफिंग, छींकने इत्यादि का नियमन केंद्र है दोस्तों। और ये सब के सब VVI पॉइंट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग दोस्तों जो सेकंड चैप्टर है हमारा इस वीडियो का, अंतःस्रावी तंत्र, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल अब तक विभिन्न स्टेट PCS तथा IAS में पूछे गए उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे दोस्तों। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड, पित्त पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो कहाँ पर पित्त पिंड पाया जाता है दोस्तों? तो पित्त जो पिंड है वह अंडाशय में पाया जाता है दोस्तों। तो ओवरी में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति यानी मास पित्त पिंड कहलाती है। स्त्रियों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतरालिक कोशिका प्रेरक हार्मोन अंडाशय से अंडोत्सर्ज को प्रेरित करता है, जिसे कॉर्पस लुटियम नामक पीत ग्रंथि का विकास होता है। तो याद रखना है यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कॉर्पस लुटियम। इससे निकलने वाला प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित किया जाता है। तो स्त्रियों में कौन सा पाया जाता है दोस्तों? तो हार्मोन तो प्रोजेस्टेरॉन। तो ये भी हार्मोन जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है किस हार्मोन के द्वारा? वृक्क से यानी किडनी से मूत्र की जो मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है वह किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों? तो उसका नाम है ADH हार्मोन। ADH हार्मोन के द्वारा दोस्तों किडनी से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है। तो पीयूष ग्रंथि से ADH हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा के निस्तारण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। फिर सूची 1 और सूची 2 से रिलेटेड सवाल है दोस्तों। तो जनन ग्रंथि है, तो जनन ग्रंथि कौन सा है दोस्तों? तो प्रोजेस्टेरॉन जो है दोस्तों स्त्रियों में पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन है। फिर है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से क्या होगा? फिर है अग्नाशय, तो अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है दोस्तों। फिर है दोस्तों पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन करते हैं। और अधिवृक्क क्या होता है दोस्तों? तो कार्टिसोल होता है। तो जनन ग्रंथि का क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन यानी 2 हो जाएगा, A का 2 हो जाएगा, B का 3 हो जाएगा, D का हो जाएगा दोस्तों C का हो जाएगा दोस्तों 1। और अधिवृक्क यानी किडनी का अधिवृक्क का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। तो 2, 3, 1, 4 किस ऑप्शन में है दोस्तों? तो यह है ऑप्शन C में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो C। तो जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय इंसुलिन और अधिवृक्क जो है दोस्तों कॉर्टिसोल। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन जो है दोस्तों क्या है? तो गर्भाशय यानी महिलाओं में पाए जाने वाला हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है दोस्तों? तो पुरुषों के वृषण में पाए जाने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। थायरोक्सिन क्या है दोस्तों? तो ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी स्रावित ये सब ग्रंथि है दोस्तों। यानी प्रोजेस्टेरॉन का जो स्राव होता है वह गर्भाशय से होता है, टेस्टोस्टेरोन का जो स्राव होता है वह वृषण से होता है, और इंसुलिन का जो स्राव होता है दोस्तों वह कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है। तो A का हो गया 3, B का हो गया 4 और C का हो गया दोस्तों 1 और D का हो गया क्या दोस्तों? तो 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3, 4, 1, 2 होगा। तो 3, 4, 1, 2 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों और वो ऑप्शन है A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अग्नाशय के यानी पैनक्रियाज के जो हार्मोन होते हैं दोस्तों ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो B होगा। तो किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजों को खाने के लिए देने पर भी उसके रक्त यानी ब्लड में शर्करा यानी शुगर का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अग्नाशय की बीटा कोशिका यानी बीटा सेल से क्या होता है? तो इंसुलिन का स्राव होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों कि इंसुलिन का स्राव जो होता है पैनक्रियाज की किस कोशिका से होता है? तो बीटा सेल से होता है। नामक हार्मोन का स्राव होता है जो कि रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो डायबिटीज मेलेटस यानी जिसे हम लोग शुगर बोलते हैं दोस्तों कि शुगर हो गया है, वह इंसुलिन की कमी के कारण होता है तथा इंसुलिन की अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है दोस्तों।
तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा। तो अगर पैनक्रियाज खराब हो जाए दोस्तों तो क्या हो गया, तो इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे दोस्तों। तो याद रखना अग्नाशय एक मिश्रित ग्लैंड है, यानी इंडो और एक्सो ग्लैंड किस शरीर के किस भाग को कहा जाता है दोस्तों, तो वह है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज को। मिक्स ग्लैंड का अर्थ होता है कि उसमें जो प्रवृत्तियां पाई जाती है वह इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रवृत्तियां उसमें पाई जाती है, उसी को मिक्स ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। जिससे पाचक एंजाइम तथा उसकी लैंगरहैंस की दीपिका की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन तथा अल्फा कोशिकाओं से किसका स्राव होता है दोस्तों, तो ग्लूकागोन तथा डेल्टा कोशिकाओं से क्या स्राव होता है, तो सोमैटोस्टेटिन। और ये तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको याद रखना है। अल्फा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है, अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन का स्राव होता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है और डेल्टा कोशिका से किसका स्राव होता है दोस्तों, तो सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यदि अग्नाशय से में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो इन हार्मोन का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की होती है। तो कौन सी ग्रंथि है दोस्तों, तो अग्नाशय जो नामक जो ग्रंथि है दोस्तों वह मिक्स ग्लैंड, इसे मैंने बताया था आपको कि इसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं। मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं दोस्तों, कि यह जो ग्लैंड होता है इसमें दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती है, यानी अंतःस्रावी की भी और बाह्यस्रावी की भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पैनक्रियाज। तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के उत्तक या कोशिकाएं होती है। अग्नाशय के दो मुख्य कार्य होते हैं, कौन कौन सा, बहिस्रावी यह मुख्यतः पाचन में सहायक होता है और अंतःस्रावी यह मुख्यतः रक्त शर्करा को क्या करता है दोस्तों, तो विनियमित करता है। तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है। तो याद रखना है दोस्तों अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है दोस्तों, तो सिक्रेटिन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सिक्रेटिन। तो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है। यह जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस के स्रावन को कम करता है। विकल्प में शेष में से रेनिन दूध के विनियोजन का कार्य करता है, जबकि ट्रिप्सिन तथा पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है दोस्तों। तो ये भी फैक्ट्स आपको याद रखना है कि ट्रिप्सिन और जो पेप्सिन है किसके पाचन के लिए उत्तरदायी है, तो ये है प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी। नेक्स्ट है इंसुलिन का अंतःस्राव एक क्या है दोस्तों, तो एक पेप्टाइड है। तो याद रखना है इंसुलिन का अंतःस्राव एक क्या है, तो एक क्या है दोस्तों, तो यह एक पेप्टाइड है दोस्तों। तो इंसुलिन अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक क्या है दोस्तों, तो पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को क्या करता है, तो नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है इंसुलिन है। तो इंसुलिन क्या है दोस्तों, तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। नेक्स्ट है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो किसका पाचन नियंत्रित करता है दोस्तों, तो याद रखना है कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है दोस्तों, तो इंसुलिन करता है मानव शरीर में। नेक्स्ट है इंसुलिन होता है। तो इंसुलिन क्या है दोस्तों, तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। तो इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है जो कि अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिका की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, देख चुके हैं आपकी कितना बार ये पूछ चुका है सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। तो अग्नाशय के द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है दोस्तों, तो यह उत्पन्न होता है इंसुलिन। अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका से 3 हार्मोन का स्राव होता है, 3 सेल से 3 हार्मोन का स्राव होता है, अल्फा बीटा और डेल्टा। तो अल्फा से होता है दोस्तों किसका स्राव, तो इंसुलिन का। बीटा से अल्फा से किसका स्राव होता है दोस्तों, तो ग्लूकागोन का होता है, याद रखना है। इससे होता है इंसुलिन का और इससे होता है सोमैटोस्टेटिन का। और ये तीनों को तीनों महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, मैं पहले भी बता चुका हूँ जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है। तो याद रखना है इंसुलिन में क्या मौजूद होता है, जस्ता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, अभी तक मैंने ऐसा सवाल अभी तक नहीं देखा कि इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है। तो जस्ता होता है धातु मौजूद दोस्तों।
क्योंकि अभी तक मैंने यही सुना था कि जो इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, पैनक्रियाज से, पैनक्रियाज की किस कोशिका से होता है, तो बीटा सेल से। लेकिन ये अभी तक मैंने नहीं देखा था कि इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है। तो इंसुलिन में जस्ता धातु मौजूद होती है दोस्तों, इसलिए मैं इसको VVI लगा रहा हूँ। आप लोग भी इसे VVI कर कर चलेंगे। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। यह बात बिल्कुल सही है। डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः क्या लगता है दोस्तों? प्यास लगता है। डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति वेसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए सही है किंतु आर गलत है। तो डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः बहुत अधिक प्यास लगती है क्योंकि इसमें शरीर का निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसके उपचार हेतु कृत्रिम यानी ADH का प्रयोग करते हैं, जिसे पिट्रेसिन कहते हैं। वेसोप्रेसिन या ADH की अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा रुधिर तनु हो जाता है, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। फिर दूसरा भी है दोस्तों कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि अगर आप शराब का अगर सेवन करेंगे तो आपको बार बार क्या लगेगा दोस्तों? पेशाब लगेगा। कारण दिया गया इसका, अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वेसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है। यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो ए सही है और आर गलत है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। तो मस्तिष्क की सुरक्षित लटकी संरचना पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। तो ये भी याद रखना है कि वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, वहां से इसका स्राव होता है दोस्तों। इसे ADH हार्मोन भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य वृक्क यानी किडनी नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग तथा संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनरावशोषण यानी रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है दोस्तों। रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है। कॉफी, चाय या विस्की के सेवन से शरीर में ADH हार्मोन की मात्रा घट जाती है, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है तथा शरीर का निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो किसकी कमी से दोस्तों? तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है दोस्तों? मनुष्य में शुगर यानी डायबिटीज की बीमारी होती है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं या आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं यानी बीटा सेल द्वारा होता है। यह रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह यानी डायबिटीज मेलेटस नामक रोग हो जाता है तथा इसकी अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा क्या होने लगती है दोस्तों? तो कम होने लगती है। नेक्स्ट है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इंसुलिन का उत्पादन जो है दोस्तों आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो कोशिका पाई जाती है बीटा सेल, उससे होता है दोस्तों। और यह किसमें होता है, किसमें पाया जाता है? तो पैनक्रियाज में पाया जाता है यानी अग्नाशय में पाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार ये आ चुका है सवाल। नेक्स्ट है, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है दोस्तों? तो अग्नाशय से उत्पन्न होता है। अग्नाशय की बीटा सेल से इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन एक प्रकार का है। तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तो हार्मोन है जिसका स्राव कहाँ से होता है? तो पैनक्रियाज से होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन जो प्राप्त होता है दोस्तों कहाँ से होता है? तो डहेलिया की जड़ों से होता है इंसुलिन प्राप्त। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। इसका स्रोत डहेलिया की जड़ें तथा अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं हैं। ज्ञातव्य है कि इस हार्मोन की कमी से शरीर में मधुमेह का रोग हो जाता है तथा इसकी अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, आपसे पूछ रहा है दोस्तों सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है दोस्तों वह रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह बात बिल्कुल सही है। मेलाटोनिन जो है दोस्तों वह निद्रा का नियंत्रण है, निद्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ऑक्सीटोसिन जो है दोस्तों स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निःसरण करता है यानी इसको नियंत्रित करने का काम करता है। और लास्ट दिया गया गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियंत्रण करता है। यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। गैस्ट्रिन जो है दोस्तों रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। तो गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन यानी सिक्रेशन को उद्दीपित करता है। स्पष्ट है कि युग में जो डी दिया गया है वह बिल्कुल क्या है दोस्तों? गलत है। नेक्स्ट है, माँ और शिशु के बीच गले लगना
यह चुम्बना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? तो उस हार्मोन का नाम है दोस्तों ऑक्सीटोसिन, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हार्मोन है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुम्बना तथा शिशु की देखभाल अर्थात वात्सल्य की तथा मैथुन के समय भोग विलास की भावना को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य उत्तक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय यानी यूट्रस तथा स्तन ग्रंथियों यानी मैमरी ग्लैंड। तो याद रखना है कि ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य कौन कौन से होते हैं? तो यूट्रस और मैमरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो उसका नाम है दोस्तों ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन है दोस्तों, वह स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है दोस्तों। तो ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य उत्तक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को समान अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान यानी लैक्टेशन के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। दूधिये अपनी गाय भैंस से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो पिटोसिन कहते हैं दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन जो है दोस्तों एक हार्मोन है, न कि एक प्रोटीन है। तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। मानवीय संबंधों को गढ़ने में इस हार्मोन की भूमिका अहम है, इसलिए अक्सर इसे आलिंगन या प्रेम का हार्मोन भी कहा जाता है। तो प्रेम का हार्मोन कौन होता है दोस्तों? तो वह होता है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? तो कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? तो वह उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से जो है दोस्तों ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। तो पीयूष ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, क्योंकि यह शरीर की समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करती है दोस्तों? तो संचालित करती है। इसके द्वारा स्रावित होने वाला ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसके अग्रपिंड द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो उस ग्रंथि का नाम है दोस्तों परावर्त्य, यानी पाराथायरॉयड जो ग्रंथि है दोस्तों, वह पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो परावटु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों पाराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड या परावटु ग्रंथियां भ्रूण के एंडोडर्म के व्युत्पन्न थायरॉयड के चारों कोनों पर पृष्ठतल की ओर प्रायः छोटी भूरी सी तथा गोल या अंडाकार सी ग्रंथि होती है, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। इसके द्वारा पैराथार्मोन यानी पीटीएच नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। नेक्स्ट है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो उस हार्मोन का नाम है दोस्तों ऑक्सीटोसिन। और बाजारों में जो ऑक्सीटोसिन किस रूप में मिलता है? तो उसका नाम है दोस्तों पिटोसिन। पिछले 2-3 क्वेश्चनों के पहले हम लोगों ने इसका नाम भी सुना था। तो ये महत्वपूर्ण नाम है जिसे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पढ़ दिया भी है। तो दूधिये अपने गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं, जिसे पिटोसिन कहते हैं। स्त्रियों में भी यह शिशु जन्म के बाद शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण यानी मिल्क इंजेक्शन को बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, थायरोक्सिन क्या है? तो थायरोक्सिन क्या है दोस्तों? तो एक हार्मोन है। तो थायरोक्सिन एक हार्मोन है जिसका स्रावन गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है। शरीर में यह उपापचयी क्रियाओं को यानी मेटाबॉलिज्म जो प्रक्रियाएं होती है दोस्तों, उसको नियंत्रित करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। इस हार्मोन की कमी से बच्चों में क्या होता है दोस्तों? तो जड़ वामनता यानी क्रेटिनिज्म तथा वयस्कों में क्या होता है दोस्तों? तो मिक्सिडीमा नामक रोग हो जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है दोस्तों? तो वह है थायरोक्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो थायराइड ग्रंथि मनुष्य में गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों ओर तथा स्वर तंत्र के जोड़ के अधर तल पर स्थित होती है।
इससे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसमें 65% भाग क्या होता है, आयोडीन का होता है। यह मुख्यतः अमीनो अम्ल है। थायरोक्सिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, रोग याद रखना है दोस्तों। रोग से जो अधिकतर सवाल बनते हैं दोस्तों, किसमें, बायोलॉजी का जब आप सेक्शन देखते हैं तो उसमें जो अधिकतर सवाल आपको देखने को मिलेंगे वो रोग से होंगे, जीवाणुओं से, विषाणुओं से, कवकों से कौन कौन सा रोग होता है, विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ऐसे ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो उसी में आपको याद रखना है कि थायरोक्सिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तो जड़ मानवता, मिक्सिडीमा, हाशीमोटो रोग, सामान्य घेंगा आदि रोग उत्पन्न होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह, तो याद रखना है, थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। कौन सा दोस्तों, तो आयोडीन युक्त नमक। टाटा सॉल्ट देश का नमक आपने नाम सुना होगा, उसमें आयोडीन अच्छा खासा होता है। तो थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व आवश्यक है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है दोस्तों। फिर कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाइटर यानी घेंगा रोग एक सामान्य बीमारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये होगा। यह बात बिल्कुल सही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो होता है दोस्तों एक सामान्य घेंगा रोग जो है एक सामान्य बीमारी है, बात बिल्कुल सही है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की कम मात्रा होती है, यह इसका जो कारण दिया गया है यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो कि समुद्र तल से ऊंचाई पर होते हैं में आयोडीन कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ज्ञातव्य है कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। तो थायरोक्सिन एक क्या है दोस्तों, तो एक एमिनो अम्ल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, एमिनो अम्ल। तो आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक एमिनो अम्ल है जिसका स्राव थायराइड ग्लैंड द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन है, TSH बहुत ही महत्वपूर्ण है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन, जिसका स्रावन अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती हैं। रुधिर में आयोडीन एवं थायरोक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से TSH का स्रावन बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव थायराइड को अधिकाधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो ग्वाइटर नामक रोग होता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो उसका नाम है दोस्तों TSH। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है, तो किसमें पाया जाता है दोस्तों, तो थायरोक्सिन में जो है दोस्तों आयोडीन पाया जाता है। कितना प्रतिशत, तो 65%। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन की जो कमी से क्या होता है दोस्तों, तो ग्वाइटर यानी घेंगा रोग होता है। फिर सूची 1 को सूची 2 से सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। एड्रेनलिन है, एस्ट्रोजन है, इंसुलिन है। तो एस्ट्रोजन स्त्रियों में पाए जाने वाला हार्मोन है। इंसुलिन जो है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। एड्रेनलिन क्या है दोस्तों, तो एड्रेनलिन है क्रोध, भय और खतरा वाला हार्मोन। और फेरोमोन क्या है दोस्तों, तो गंध के बोध से साथी को आकर्षित करने वाला हार्मोन है दोस्तों, कौन सा, तो फेरोमोन। तो याद रखना है दोस्तों एड्रेनलिन क्या है, तो क्रोध, भय का खतरा यानी ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा दोस्तों 3, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1342। 1342 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और वो ऑप्शन कौन सा है, तो वो ऑप्शन है दोस्तों, वो ऑप्शन है सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो एड्रेनलिन जो नामक हार्मोन है दोस्तों उसे हम लोग लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और यह महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना बार पूछा गया है। 2004 में यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है, फिर यूपीपीसीएस जीआईसी में 2010 में, प्री में 2001 में, 2002 में और 2003 में दोस्तों। तो एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रेनलिन मेडुला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति छिन्न मन रहने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को कोकेन या एफेड्रिन इत्यादि औषधियाँ दी जाती है जो कि अनुकंपी तंत्रिका तंतुओं को प्रेरित करते हैं। इसे उड़ो यानी या लड़ो हार्मोन कहते हैं, यानी फ्लाइट और
फाइट हार्मोन कहते हैं, जो कि संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। इस स्थिति में यह रुधिर दाब यानी बीपी तथा हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट दर को क्या कर देता है दोस्तों, तो बढ़ा देता है। नेक्स्ट है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, तो उस हार्मोन का नाम है दोस्तों एड्रेनालिन। इसे फ्लाइट एवं फाइट हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजेन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो याद रखना है दोस्तों, एस्ट्रोजेन जो है पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है। तो एस्ट्रोजेन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिका द्वारा यौना आरंभ से लेकर रजोनी वृत्ति की आयु यानी लगभग रजोनी वृत्ति की आयु कब से कब तक होता है दोस्तों, तो लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजेन एस्ट्रेडियोल होता है दोस्तों, जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जिसमें लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय तथा योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है, के विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट है, महिला सेक्स हार्मोन है, तो महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है दोस्तों, तो एस्ट्रोजन है। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन क्या है, तो एस्ट्रोजन क्या है दोस्तों, महिलाओं में पाए जाने वाला एक हार्मोन है। नेक्स्ट है, स्त्रियों में रोजनी वृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, तो किस हार्मोन का उत्पादन जो है दोस्तों समाप्त हो जाता है, तो इसमें जो है दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो स्राव होता है दोस्तों वह समाप्त हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए और सी होगा, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। तो प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन किसी महिला के मासिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जब अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो मासिक चक्र समाप्त हो जाता है। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन बंद करने के बाद भी अंडाशय द्वारा अल्प मात्रा में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जारी रहता है, जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में अधिवृक्क ग्रंथियां भी एस्टेनिनेडियोन यानी पुरुष हार्मोन का स्राव जारी रखती है, जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि रोजनी वृत्ति के बाद उत्पादित कुल एस्ट्रोजन की मात्रा महिलाओं के प्रजनन काल के दौरान उत्पन्न एस्ट्रोजन की मात्रा से काफी कम होती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा ने प्रारंभ में जारी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का सही उत्तर सी माना था, परंतु बाद में जारी संशोधित उत्तर में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था दोस्तों। तो इसका रीजन दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शायद मैंने भी गलत ऑप्शन पढ़ दिया था, क्योंकि शायद इसमें कभी समाप्त नहीं होता, कुछ ना कुछ हार्मोन जो होता है दोस्तों सीक्रेट होता ही रहता है महिलाओं में से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है दोस्तों, तो उसका नाम है एस्ट्रोन। पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है दोस्तों, तो उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन होगा, तो एस्ट्रोन होगा। और पुरुषों में पाए जाने वाला अगर पूछा जाए तो कौन होगा, तो टेस्टोस्टेरोन। तो एस्ट्रोन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है यानी फीमेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है दोस्तों मेल सेक्स हार्मोन है। पुरुष हार्मोन एंड्रोजन को एंड्रोस्टेरोन भी कहा जाता है दोस्तों। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। पुरुष की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है। महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, हल्का मात्रा में उत्पन्न होता है दोस्तों। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कोर्टिसोल मोचित होता है। तो इसका राइट आंसर मैं देख लेता हूँ। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1, 2, 3 तीनों सही है। यानी किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है, सही है। पुरुष की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। जबकि प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कोर्टिसोल मोचित होता है, यह बात बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी। तो सोमैटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन शरीर में संबंध वृद्धि से है, जिसकी अधिकता से भीम कायता यानी गिगेनेटिज्म की अवस्था उत्पन्न होती है, जबकि कमी से बौनेपन
किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने यानी एक्सरसाइज करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरॉन एक मादा हार्मोन है जिसका स्रावन महिलाओं के कॉर्पस लुटियम से होता है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना था। पुरुषों में वृषण भी सूक्ष्म मात्रा में इसे उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में वृषण से स्रावित होने वाला एक नर हार्मोन है तथा महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियों भी सूक्ष्म मात्रा में इसे उत्पन्न करती है। प्रतिबल यानी स्ट्रेस के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से कार्टिसोल का मोचन बढ़ता है दोस्तों, न कि घटता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। तो हार्मोन एक पूछा गया था, पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है दोस्तों, तो टेस्टोस्टेरोन है। एंजाइम क्या है, तो लाइपेज एक क्या है दोस्तों, एक एंजाइम है। फिर है बहुलक, तो पॉलीथीन जो है दोस्तों एक बहुलक है। और फॉस्फोलिपिड क्या है दोस्तों, तो लेसिथिन है। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया दोस्तों 1, सी का हो गया 3 और डी का हो गया दोस्तों 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों और वो ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है निम्न पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पुण्य पाचक रस कहा जाता है। यह विशिष्ट गुण किसका है दोस्तों, तो यह पैनक्रियाज का जो है दोस्तों विशिष्ट गुण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत जो है दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जबकि अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है जो क्षारीय होता है यानी बेसिक नेचर का होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन होती है। तो याद रखना है दोस्तों, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है वह वाहिनी विहीन होती है दोस्तों। तो मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां वाहिनीहीन यानी नलिका विहीन यानी डक्टलेस ग्रंथियां होती है, अतः इनसे स्रावित पदार्थ हार्मोन होता है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड से कौन सा स्रावित होता है, क्या स्रावित होता है दोस्तों, तो हार्मोन स्रावित होता है। तो ये याद रखना है दोस्तों। उत्तक द्रव में मुक्त होते हैं तथा रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में पहुंचकर समस्त शरीर में क्या करते हैं, संचरित होते हैं। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि इत्यादि अंतःस्रावी ग्रंथियों के क्या है दोस्तों, उदाहरण है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। तो उस हार्मोन का नाम है दोस्तों पैराथायरॉयड हार्मोन। तो इसका राइट आंसर है क्या दोस्तों, तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो रक्त के कैल्शियम तथा फास्फेट को विनियमित करने का कार्य करता है दोस्तों। तो पैराथायरॉयड हार्मोन एक हार्मोन रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। पीले सरसों के रंग वाले गर्दन में थायराइड ग्रंथि के पार्श्व में स्थित पैराथायरॉयड के द्वारा पैराथायरॉयड हार्मोन का स्रावन यानी सिक्रेशन किया जाता है। इसी हार्मोन की सहायता से यह रक्त कैल्शियम तथा फास्फेट को विनियमित करता है। फिर कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है दोस्तों। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, बिल्कुल सही है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन सही है जबकि कारण गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी होगा। रीजन देखते हैं। तो मेलाटोनिन निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, यह केवल रात में निकलता है। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीच पिनियल ग्लैंड से थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है और बाद में रक्त में मिल जाता है। पिनियल ग्लैंड सीधे आंखों से जुड़ी होती है। इस ग्रंथि पर प्रकाश तथा अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे शाम होती है मेलाटोनिन का सॉरी दोस्तों स्राव शुरू होता है, अतः इसे रात का हार्मोन या अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं। सामान्यतः प्रकाश में इसका स्राव नहीं होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दोस्तों वह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। उपर्युक्त विकल्पों में मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी अर्थात पीयूष ग्रंथि है, जो कि गोल तथा भूरी लाल होती है। इसका भार कितना होता है, तो 0.5 से 1 ग्राम तथा व्यास कितना होता है, तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक होता है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, जो कि मास्टर ग्लैंड के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उसके कई हार्मोन अन्य अंतः ग्रंथियों को क्या करता है दोस्तों, नियंत्रित करता है। अब हम लोग दोस्तों जनन एवं भ्रूणीय विकास से संबंधित जितने भी सवाल अब तक विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो फर्स्ट सवाल है दोस्तों निषेचन यानी
फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो याद रखना है दोस्तों, फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वो ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी में संपन्न होती है। और यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। यहाँ पर नर युग्मक यानी शुक्राणु तथा मादा युग्मक यानी अंडाणु में निषेचन क्रिया के द्वारा युग्मज यानी जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि द्विगुणित यानी डिप्लॉयड होता है और विकास कर शिशु का निर्माण करता है। मनुष्य में जन्म का समय निषेचन के बाद आदर्श रूप से कितना दिन होता है? तो 266 दिन या 38 सप्ताह का होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो किस में निषेचित करता है दोस्तों? तो डिंब वाहिनी नलिका। तो पुरुष का शुक्राणु महिलाओं के डिंब को डिंब वाहिनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब में निषेचित करता है दोस्तों। और ये भी महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो 1 से 2 दिन के लिए सुरक्षित रखते हैं दोस्तों। तो मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु की निषेचन क्षमता सामान्यतः 48 से 27 घंटे तक सुरक्षित रहती है दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह में जो है दोस्तों मानव भ्रूण का जो हृदय है वह स्पंदन करने लगता है। तो ह्यूमन एम्ब्रियो का हृदय अपने परिवर्धन यानी डेवलपमेंट के 4th 5th सप्ताह में स्पंदन यानी पल्सेशन करने लगता है। भ्रूणीय विकास के 3 से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास काल यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट पीरियड कहते हैं, क्योंकि यह अंग विकास का मुख्य समय होता है। 3रे महीने से जन्म तक के समय को भ्रूण काल यानी फ्यूटल पीरियड कहते हैं, जिसमें ऊतकों तथा अंगों का परिपक्वन यानी मैच्योरेशन तथा शारीरिक वृद्धि होती है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करता है? तो कौन है दोस्तों? तो उसका नाम है उल्व यानी एम्ब्रियोन जो है दोस्तों वह परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से क्या करता है? रक्षा करता है। और ये जो क्वेश्चन था दोस्तों आज के हमारे डिस्कशन का लास्ट सवाल था। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम लोग देख लेते हैं। तो उल्व या एम्ब्रियोन में उल्वी तरल भरा होता है यानी एम्नियोनेटिक फ्लूइड भरा रहता है, जो कि भ्रूण को नम बनाए रखने, बाहरी दबाव तथा धक्कों इत्यादि से इसकी सुरक्षा रखने का कार्य करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।